नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 20 दिनों के सस्पेंस के बाद आखिरकार सोनम की जमानती जिंदगी का फैसला हो ही गया। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम की उस जमानत को रद्द कर दिया जो उसे दो अदालतों से मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम से अगले 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा है, यानी वापस जेल जाने को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर अगले 6 महीने में राजा रघुवंशी मर्डर केस का फैसला नहीं आ पाता तो सोनम फिर से जमानत की अर्जी दे सकती है। यह अदालत सोनम रघुवंशी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। यह अदालत सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखती है। यह अदालत सोनम को जमानत देने के मेघालय हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सोनम को 3 हफ्ते के अंदर मेघालय पुलिस के सामने सरेंडर करने का हुक्म देती है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 20 दिन की सुनवाई के बाद आखिरकार सोनम रघुवंशी की दो अदालतों से मिली जमानत खारिज हो गई और अब अगले 3 हफ्ते के अंदर सोनम को वापस फिर से जेल जाना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को एक राहत भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अगले 6 महीने के अंदर अंदर राजा रघुवंशी मर्डर केस में कोर्ट ट्रायल पूरा नहीं हो पाता तो सोनम जमानत की नई अर्जी दे सकती है। यानी अगले 6 महीने में अगर निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला नहीं सुनाया तो सोनम को वापस जमानत मिल सकती है। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या अगले 6 महीने में सोनम के पति राजा रघुवंशी मर्डर केस का फैसला आ सकता है? तो जमानत पर बहस के दौरान मेघालय सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है, अब बस चार्ज फ्रेम होना बाकी है। चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने कुल 94 गवाहों को रखा है। अब देखना यह है कि सभी 94 गवाहों की गवाही अगले 6 महीने में पूरी हो पाती है या नहीं। इससे पहले मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी के आधार को लेकर उठाई गई आपत्ति का कोई ठोस आधार नहीं है। उनका कहना था कि रिकॉर्ड और चार्जशीट में ये साफ साफ दर्ज है कि आरोपी ने खुद सरेंडर किया था। साथ ही उन्होंने दोहराया कि तकनीकी गलतियों के आधार पर मिली जमानत को जारी रखना गलत होगा। दरअसल मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस के लिए बीएनएस की धारा 103 लगाने की बजाय गलती से 403 लगा दी थी, जबकि 403 धारा बीएनएस में है ही नहीं। इसी को आधार बनाकर सोनम को पहले निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। जवाब में सोनम के वकील ने दलील दी कि सोनम ने यूपी के गाजीपुर में 9 जून 2025 को सरेंडर नहीं किया था, बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसीलिए सरेंडर की बात गलत है, और जब सरेंडर की बात ही गलत है तो फिर ये बात भी खारिज होती है कि सोनम को अपना जुर्म पता था। सोनम के वकील ने यह भी कहा कि मामले में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है और सोनम को कड़ी शर्तों के साथ जमानत मिली है जिसका वो पालन कर रही है। सोनम के फरार होने का अब कोई अंदेशा नहीं है, इसीलिए उसकी जमानत बरकरार रखी जाए। सोनम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में खुद को बेकसूर बताते हुए ये भी कहा कि उसे इस मर्डर केस में गलत तरीके से फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने सोनम की जमानत रद्द करते हुए कहा कि मेघालय पुलिस की तरफ से पेश दस्तावेज से ये साफ हो जाता है कि सोनम को उसकी गिरफ्तारी की वजह पहले ही बताई जा चुकी थी। इतना ही नहीं, 9 जून 2025 को जब सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया था, उससे भी ये साबित होता है कि सोनम अपना जुर्म जानती थी। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि कानून की एक गलत धारा जो कि टाइपो एरर की वजह से हुआ, सिर्फ उसकी बिना पर पहले शिलांग की लोअर कोर्ट
और फिर मेघालय हाईकोर्ट का सोनम को जमानत देना गलत था। सोनम पर जो गंभीर इल्जाम है उसे देखते हुए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को फौरन वापस जेल भेजने की बजाय सरेंडर करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। यानी सोनम अगले 3 हफ्तों के अंदर कभी भी खुद से सरेंडर कर सकती है। आजकल का जो ट्रेंड है वो ये है कि जो मामला ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो जाता है और जो लोगों के संज्ञान में रहता है, और ये सिर्फ एक मेघालय का या सोनम का मैटर नहीं है, उसके बाद कई ऐसे मामले आए हैं सामने जिसमें जो शादीशुदा कपल हैं या जिनकी शादियां होने वाली हैं वो इस तरीके के एक्ट्स में वो इन्वॉल्व हैं जिसमें वो अपने स्पाउस का या पार्टनर का जो है वो हत्या कर देते हैं। तो एक तरीके से एक अंकुश लगाने वाली बात है या एक समाज को एक संकेत देने वाली बात है। शायद इस वजह से भी ये बेल कैंसिल करेगी। इस बीच इसी सुप्रीम कोर्ट में एक अजीब बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले ही यानी बुधवार को एक केस में एक फैसला सुनाते वक्त ये टिप्पणी की कि अगर किसी को हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है तो उसे फाइनल जमानत समझा जाए। हाई कोर्ट के जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से एक बार को लगा था कि सोनम की जमानत शायद जारी रहेगी, क्योंकि सोनम को मेघालय हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ के आबकारी नीति मामले में चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि हाई कोर्ट अगर जमानत दे दे तो सुप्रीम कोर्ट में उसे आमतौर से चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब चैतन्य बघेल के मामले में ऐसा हुआ तो फिर सोनम रघुवंशी के मामले में सरकार मध्य प्रदेश मेघालय सरकार यहाँ आई तो उसको एंटरटेन क्यों किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में वकील और कानून के जानकार हमारे साथ हैं फुजैल खान साहब। फुजैल भाई, ये बताइए कि इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है? ये एक थंब रूल है या ये केस टू केस वेरी करता है? ये क्या है इसके पीछे? देखिए, ऐसा है कि जब भी हाई कोर्ट बेल देता है तो सुप्रीम कोर्ट की एक प्रैक्टिस है, जो एक सुप्रीम कोर्ट का एक गोल्डन रूल है कि नॉर्मली वो हाई कोर्ट जब ग्रांट करता है बेल को तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता है, और इसके आपको सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट्स मिल जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन जब कभी भी राज्य सरकार किसी कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको गंभीरता से देखता है और उस उच्च न्यायालय का जो आदेश होता है बेल का, उसकी जो वो समीक्षा करता है वो काफ़ी ध्यान से करता है, और फिर वो देखता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो बेल दी है क्या वो रद्द होने लायक है कि नहीं है। तो ये एक रूल है कि जब कंप्लेनेंट आता है तो मैक्सिमम केसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता और ये कहता है कि हाई कोर्ट जब बेल दे देता है तो वो फाइनल बेल है। लेकिन कैंसिलेशन के मामले में जब राज्य सरकार आती है या सरकार की कोई भी बॉडी आती है, जैसे सीबीआई हो गई या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो गए, तो उसका जो समीक्षा का जो उसमें लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। इंदौर की सोनम वही सोनम है जिस पर पिछले साल अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून पर ले जाकर मार डालने का इल्जाम है। अब सवाल ये है कि ऐसे संगीन और हाई प्रोफाइल केस में भी जो एक वक्त पूरे देश में सुर्खियां बनी, गिरफ्तारी के महज 10 महीने के अंदर सोनम को 2 अदालतों ने जमानत कैसे दे दी, तो इसकी कहानी भी बेहद अजीब है। दरअसल मेघालय पुलिस ने सोनम की गिरफ्तारी के बाद कत्ल से जुड़े मामले में नए जन्मे भारतीय न्यायिक संहिता यानी बीएनएस की जो धारा लगाई थी वो कानून की किताब में तो छोड़िए किसी अदालत या पुलिस स्टेशन के पन्नों तक में दर्ज नहीं। यानी मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के कत्ल के मामले में सोनम पर जो धारा लगाई उस धारा का कोई वजूद ही नहीं है। अब जब वो धारा ही नहीं है तो अदालत को कैसे पता चलेगा कि पुलिस ने सोनम को किस जुर्म में पकड़ा है? और जब पुलिस को ही पता नहीं तो पुलिस सोनम को कैसे बताएगी कि उसे किस जुर्म में उसने गिरफ्तार किया है? ये लाइनें हमारी नहीं है, ये मेघालय हाई कोर्ट ने कहा है सोनम को जमानत देते हुए। अगर अब भी आप पूरी कहानी नहीं समझ पाए तो चलिए आसान लफ्जों में समझाता हूं। पिछले साल मई में राजा रघुवंशी के कत्ल के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें 3 किराए के कातिल थे और एक सोनम का प्रेमी।
बाद में मेघालय पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की और सोनम को अपने ही पति के कत्ल के इल्जाम में आरोपी नंबर 1 बनाया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। मुकदमा शुरू होते ही सोनम ने शिलांग की निचली अदालत में जमानत की अर्जी लगा दी। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। असल में 1 जुलाई 2024 से देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सीआरपीसी और आईपीसी में बड़े बदलाव करते हुए न सिर्फ इनके नाम बदल दिए गए, बल्कि बहुत सी धाराएं या तो हटा दी गई या फिर कई धाराओं को एक साथ जोड़ दी गई। अब आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड या भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का जन्म हो चुका था। इस बीएनएस के तहत देश में होने वाले तमाम जुर्मों को कुल 358 धाराओं में लपेट दिया गया। यानी बीएनएस के तहत देश में होने वाले हर तरह के जुर्म के लिए कुल 358 धाराएं ही। अब जाहिर है आजादी के बाद से चली आ रही आईपीसी की धाराओं की जगह जब बीएनएस और उसकी नई धाराएं आईं, तो आम लोगों को छोड़िए खुद पुलिस और कानून के रखवालों को इसे समझने, रटने और याद करने में मुश्किलें आने लगी। मसलन पहले लोगों की जुबान पर रटा हुआ था कि आईपीसी की धारा 300 यानी केस मर्डर का है और धारा 302 यानी कितनी सजा उस मर्डर के लिए मिलेगी। बीएनएस में धारा 300 की जगह 100 हो गया। 101 मतलब मर्डर केस का है, जबकि बीएनएस में 302 की जगह 103 नई धारा बनी। 103 ये बताती है कि मर्डर के लिए क्या सजा मिलेगी। सोनम के केस में गलती ये हुई कि मेघालय पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 यानी मर्डर के केस की जगह 403 लिख दिया। अब चूंकि बीएनएस की धारा 358 पर आकर ही खत्म हो जाती है, तो जाहिर कानून की किताब में 403 नंबर की धारा कोई हो ही नहीं सकती। बस इसी एक गलती को शिलांग की निचली अदालत ने पकड़ लिया। कोर्ट का कहना था कि जब धारा 304 है ही नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सोनम को किस जुर्म में पकड़ा गया है। यानी इस हिसाब से सोनम का भी उसका जुर्म पुलिस ने नहीं बताया होगा। इसीलिए निचली अदालत ने इसी साल 27 अप्रैल को सोनम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म सुना दिया। जाहिर है सोनम को जमानत मिल जाना हर किसी के लिए हैरान करने वाला था। मेघालय पुलिस भी हैरान थी। इसी के बाद मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत देने के निचली अदालत के फैसले को मेघालय हाईकोर्ट में चुनौती दी। मेघालय हाईकोर्ट में इस पर लंबी बहस हुई। उम्मीद यही थी कि हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सोनम की जमानत खारिज कर देगी, लेकिन मेघालय हाईकोर्ट ने भी चौंका दिया। Was given bail on the grounds that due to clerical error, a section, the number of the section was changed from 103 to 403. There is no 403 in the BNS, and the grounds of arrest. It is not that the grounds of arrest were not made to understand. When the transit remand was made, also the grounds of arrest were given to understand to the accused. During production, also the grounds of arrest were given to understand, and the accused had understood that she was arrested for murder. But court has taken a different stand and given order that grounds of arrest were not made to be understood by the accused. We have appealed for that. It does not mean that there will be any difference in the trial. दरअसल मेघालय हाईकोर्ट ने भी सोनम के केस में बीएनएस की वही 403 वाली धारा पकड़ ली, जो कहीं कानून में है ही नहीं। हाईकोर्ट का कहना था कि बीएनएस की धारा 403 जो वजूद में ही नहीं है, उससे कैसे पता चलेगा कि सोनम पर इल्जाम क्या है। हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि गलत धारा लगाने से यह भी पता चलता है कि खुद सोनम भी इस बात से अनजान थी कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा। इसीलिए निचली अदालत का फैसला सही है और सोनम जमानत की हकदार। मेघालय हाईकोर्ट ने 29 जून को इसी बिना पर मेघालय पुलिस की उस अर्जी को भी खारिज कर दिया, जिसमें सोनम की जमानत खारिज करने की गुजारिश की गई थी। अब सोचिए, कानून की एक छोटी सी गलती ने सोनम को वो आजादी दिला दी जो आने वाले कई बरसों तक शायद ही उसके हिस्से आने वाली थी। सोनम जमानत पर बाहर आने के बाद से ही शिलांग में रह रही है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।